हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैस्केयर। और देखिए, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इन सारे क्वेश्चंस को मैं आप सबको करवाऊंगी, ताकि एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो रॉलेट एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको करने से पहले इसके हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाए, ठीक है, और एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रॉलेट एक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट आप सबको पता है, पहला विश्व युद्ध बहुत सुनते हैं आप लोग। ये जो पहला विश्व युद्ध था ये आप सबको पता ही होगा कि कब हुआ था शुरू इसका, 1914, और कब तक चला था, 1918, 4 साल तक ये चला था। अब देखिए, विश्व युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश भी उसमें शामिल थी। तो उस चीज के बाद क्या हुआ था कि भारत में बहुत ज्यादा अशांति फैल जाती है, और भारत में भी लोगों ने क्या किया था, देश में क्या किया था, राष्ट्रवादी आंदोलन यहाँ पे भी लोगों ने शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो जो अंग्रेज है वो बहुत ज्यादा दमनकारी बन गए थे, है ना, यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ के लोगों को, यहाँ के क्रांतियों को, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे उन्होंने उपाय सोचने लगे कि किस तरीके से क्या करें हम, उनके जो भी मतलब हमारे देश के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं उसको किस तरीके से हम सप्रेस कर दे, किस तरीके से उसको हम दबाएं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा कि हम सप्रेस करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट को कुछ उपाय सोचते हैं वो, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट को क्या किया, पारित किया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसका ऑफिशियल नेम क्या था। इसका जो ऑफिशियल नेम था वो था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। 1919 इसलिए क्योंकि ये 1919 में ही क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, पास हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका ऑफिशियल नेम है ये है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। अब देखिए, इसको और क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में रॉलेट एक्ट कहते हैं। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा रॉलेट एक्ट क्यों, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट इसलिए क्योंकि इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, वो था सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, सिडनी रॉलेट इसका नाम था। अब ये कौन था, ये जो था वो चेयरमैन था किस चीज का, इस कानून को बनाने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, जो कमिटी का गठन किया गया था, रॉलेट कमिटी, ठीक है, ये उसी का चेयरमैन था। और क्या था ये, और जो ये सिडनी रॉलेट था वो लंदन के हाईकोर्ट का, लंदन के हाईकोर्ट का क्या था, लंदन के हाईकोर्ट का ये जज था, ठीक है, जज था, ओके। तो देखिए, इसी की मतलब इसी के चेयरमैनशिप में रॉलेट गठन का आयोग गठन किया जाता है, मतलब इस कमिटी का, और ठीक है, और इसी में क्या होता है, ये इस कानून को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। अब देखिए, पास कब हुआ था ये, मार्च 1919 में, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ लिया जाता है विथ ईयर। तो 18 मार्च 1919, ठीक है, 18 मार्च 1919 को क्या होगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसको पास किया जाता है, और सर सिडनी रॉलेट ने इसको पास किया था, ओके। चलिए, अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि प्रावधान यानी कि प्रोविजंस क्या क्या थे रॉलेट एक्ट के। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट, ओके, यानी कि बिना वारंट के क्या होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो देखिए, पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को क्या कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। अगर कोई भी व्यक्ति आतंक फैलाने या फिर मूवमेंट यानी कि किसी भी तरीके का क्रांति, ठीक है, आंदोलन करते हुए अगर सस्पेक्ट माना जाता है, ठीक है, तो उसको बिना ट्रायल के ही, बिना ट्रायल के ही क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, बिना सुनवाई के ही, कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। और क्या था, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना मतलब हिरासत में तो ले लिया जाएगा लेकिन बिना सुनवाई के, कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, ओके, डिटेन कर दिया जाएगा उसको। तो देखिए, कोई भी इंडिविजुअल को 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक उसको हिरासत में लेके रखा जा सकता है बिना सुनवाई के, इस कानून के तहत। तो आप देख रहे हो कि कितना कड़ा कानून था ये अंग्रेजों के द्वारा। और क्या था, कोई भी अधिकार नहीं था अपील करने का, और न ही किसी तरीके से आपको लीगल सहायता वहां पे प्रोवाइड की जाती, ठीक है। तो जो भी दोषी पाए जाते उनको किसी भी तरीके का कानूनी सहायता नहीं प्रोवाइड किया जाता, और न ही वो कोर्ट में क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया, इस कानून को कहा गया नो दलील, नो वकील और नो अपील, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम याद कर लेना कि इस किस एक्ट को नो दलील, नो वकील और नो अपील वाला
कानून कहा गया है, तो वो कौन था? वो था आपका रॉलेट एक्ट, ठीक है। और आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ना ही आपको लीगल सहायता प्रोवाइड की जाएगी, ना ही कोई दलील दे सकते हो आप, और ना ही आप कोर्ट में जाके अपील ही कर सकते हो। और क्या किया गया, देखिए प्रेस पर भी रोक लगा दिया गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया गया प्रेस पे। आप सबको पता है कि प्रेस के माध्यम से ही, न्यूज़पेपर से, आज तो न्यूज़ है, आप सबको पता है इंटरनेट कनेक्शन से हम सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली क्या करते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, कहाँ क्या हो रहा है हमारे देश विदेश सारी जगह पे। लेकिन उस समय क्या था, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन्हीं सारे माध्यम से लोग क्या जानते थे, एक मतलब इंफॉर्मेशन जानते थे कि हाँ देश में कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन इसी चीज पे पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया था, लोग ना ही एक दूसरे से ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो कैसे होगा, तो इसीलिए इन्होंने उस कम्युनिकेशन को ही ब्रेक कर दिया कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन ही ना पता चले भारतीयों को। इसलिए उन्होंने प्रेस और उसके पब्लिकेशन मतलब उसकी छपाई पर भी क्या कर लिया, बहुत ही पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया। कैमरा ट्रायल्स, देखिए जो जब भी केस होता है, जब भी ट्रायल्स होते हैं, सॉरी, जब भी सुनवाई होती है, तो उसमें वहां पर उस समय कैमरा पर्सन भी अलाउड थे। तो यहाँ पे पूरी सीक्रेट कर दिया गया, मतलब अगर सुनवाई होगी भी तो वहां पे पब्लिक, यानी कि कोई भी पब्लिक या फिर कोई भी मीडिया, ठीक है, वहां पे नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए यहाँ पर कैमरा ट्रायल को भी रोक दिया गया। तो बहुत ही कड़ा कानून था यहाँ पे। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, मैं वो आपको बता दे रही हूँ, स्टार मार्क कर दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल नेम आप याद कर लेना, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, और कब हुआ था, 1919 को, ठीक है, इसलिए इसको क्राइम एक्ट ऑफ 1919 कह रहे हैं। इसका पॉपुलर नाम, मतलब इसको रॉलेट एक्ट कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर ही, और वो कौन थे, वो लंदन हाई कोर्ट के जज भी थे और चेयरमैन थे रॉलेट कमिटी के। ओके, अब देखिए 18 मार्च 1919 को इसको पास कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। ओके, तो ये ईयर मार्च 1919, डेट ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मार्च 1919 आपको याद रखना है, इसी दिन ये पास हुआ था। अब मेन प्रावधान है बस इसमें अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के क्या हो गया, किसी की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, बिना सुनवाई की क्या हिरासत में ले लिया जाएगा 2 साल तक, ठीक है, और नो दलील, नो वकील, नो अपील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए और भी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या था। अब देखिए इस चीज के कारण क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और इसको क्या कहा उन्होंने, इसको काला कानून, है ना, ब्लैक लॉ कहा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है, तो किसको कहा है, रॉलेट एक्ट को कहा है। ओके, किसको कहा है, रॉलेट एक्ट को कहा है। और देखिए उन्होंने क्या किया कि ये जो रॉलेट एक्ट था इसके खिलाफ, है ना, उन्होंने देखा कि इससे क्या हो रहा है, लोगों के, जनता के अधिकार का और उनके न्याय का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह, है ना, पूरे देशव्यापी सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से, ठीक है। आपको पता है कि गांधी जी कोई भी आगे जो भी मूवमेंट उन्होंने किया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, उन सारी चीजों को नॉन वायलेंट तरीके से ही शुरू किया था, उसमें वायलेंस नहीं था। तो पूरे अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल हम करेंगे पूरे देश में, इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। ओके, तो देखिए इस जो आपका रॉलेट एक्ट है इसके खिलाफ इन्होंने क्या दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था गांधी जी का, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दिस लॉ इज, ओके, दिस लॉ इज अनफेयर, एंटी फ्रीडम and killing the fundamental rights of the individual। यानी कि देखिए ये जो कानून है वो कैसा है, ये अनफेयर है, यानी कि अनुचित है, और कैसा है, एंटी फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता विरोधी है, तथा किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये जो कानून था वो कैसा था, अनुचित था, ठीक है, स्वतंत्रता विरोधी था, और किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला था। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि बिना किसी चीज के, मतलब अगर आपको बस सस्पेक्ट पा लिया जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, बिना सुनवाई के ही आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा था, इसको काला कानून भी कहा, और ये स्टेटमेंट दिया। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, पूछ लिया जाएगा कि ये किन के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप देख लेना। अब चलिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या है,
6 अप्रैल 1919, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को क्या किया, शुरू किया। और इसमें क्या क्या हुआ, इसमें इन्होंने हड़ताल यानी कि जो भी स्ट्राइक्स थे वो बहुत ही पीसफुल तरीके से यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, फास्ट करेंगे और प्रेयर करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। तो देख रहे हो कि कितने पीसफुल तरीके से, ताकि लोग गिरफ्तार भी ना हो, ठीक है, क्योंकि देखिए जहां भी अगर लोग हिंसा भी करते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। और वैसे भी गांधी जी जो है वो सत्य और अहिंसा के ही पुजारी थे, तो इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसात्मक तरीके से इस चीज को शुरू किया। अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम जो हुआ कि पूरे देश में क्या हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, पूरे भारत देश में हड़ताल शुरू हुआ। और पंजाब में जो ये प्रोटेस्ट था वो क्या हुआ, वायलेंट हो गया था। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसी की वजह से क्या हुई थी, आगे जलियांवाला बाग हुआ था, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर वाले जगह पे। और किसके अंडर में हुआ था ये, जनरल डायर, है ना, जनरल डायर के अंडर में, और जिसने की हजारों मासूम लोगों की जान ले ली थी, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम डिटेल में जलियांवाला बाग को पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये सारी इंफॉर्मेशन जानो। अब देखिए ये जो मूवमेंट था, ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग है और ये उसके खिलाफ जो गांधी जी ने शुरू किया रॉलेट सत्याग्रह, वो क्या था, गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। देखिए आगे चल के गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी जोड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट वो चलाएंगे, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट को चलाएंगे। लेकिन ये जो पहला था रॉलेट सत्याग्रह, ये पहला जो है वो मास, बहुत ही मास तौर पे क्या था, ये मूवमेंट चला गया था, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम्स और जितने भी होम रूल लीग के मेंबर्स थे ये सब लोग सम्मिलित हुए थे, इसलिए ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मास मूवमेंट कहलाया। ओके, और देखिए इसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के क्या किया, प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे इस्लामिक मंच को भी यूज किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए, और आम जनता भी इसमें शामिल हुई ब्रिटिश के ये अन्याय के खिलाफ में, ठीक है, उनके इनजस्टिस के खिलाफ में आम जनता भी शामिल हुई थी। ओके, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताया कि गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, प्लस जो रॉलेट सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने शुरू किया, जिसमें कि स्ट्राइक्स वगैरह आएंगी, बस डेट आप ध्यान रख लेना, और बस जलियांवाले बाग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, यही आपका रॉलेट एक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रॉलेट एक्ट 1919 इंटेल, रॉलेट अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से क्या शामिल था। तो देखिए हमने सारी चीजें रॉलेट एक्ट के बारे में देख लिया, अब हम इसके ऑप्शन से हम इसका आंसर करेंगे। देखिए रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, पहला ऑप्शन है आपका बैन ऑन इंडियन गुड्स। क्या इंडियन गुड्स पे हमने पढ़ा था कि भारतीय सामानों पे बैन लगा दिया गया था, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ऑप्शन बी हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, यानी कि बिना मुकदमे के ही क्या हुआ था, अनिश्चित काल तक नजरबंदी कर दिया जाएगा और प्रेस पे भी क्या हो जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। ये हमने किस में पढ़ा था, यही तो हमने रॉलेट एक्ट में पढ़ा था कि एक तो बिना सुनवाई के हिरासत में ले लिया जाएगा, ठीक है, बिना ट्रायल के ही आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। प्लस में आपने पढ़ा था कि मैंने बताया था आप सबको कि प्रेस पर भी क्या किया था, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, इवन कैमरा ट्रायल्स तक नहीं था वहां की सुनवाई में, बहुत ही सीक्रेटली तरीके से इन सारी चीजों को वो लोग कर रहे थे, ठीक है। ओपन ऑप्शन नंबर सी भी हम देख लेते हैं, ओपन फायर एंड लाठी चार्ज, ये ऐसा तो नहीं था, ये हमने नहीं पढ़ा था, और ना ही हेवी टैक्सेस की बात थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बिना हिरासत में, सॉरी बिना मुकदमे, मतलब आपको हिरासत में ले लिया जाएगा बिना सुनवाई के ही, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। With which of the following is the comment no दलील, no वकील, no अपील एसोसिएटेड। देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट देखो आप ये स्टेटमेंट दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, टिप्पणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ओके, तो देखिए हम स्लाइड पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क भी कर दिया था कि किस कानून के लिए ये कहा गया कि वो नो दलील, नो वकील और नो अपील, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोई भी लीगल सहायता नहीं दी जा रही थी, अधिकार ही नहीं था आपको अपील करने की। तो वो कौन था, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रॉलेट एक्ट। ओके, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर टेकन अंडर द रॉलेट एक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय रॉलेट अधिनियम के तहत उठाया गया था, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप पढ़ो, रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग खादी, यानी कि जो खादी है, खादी पहनने पे क्या रेस्ट्रिक्शन हो गया। क्या ऐसा हमने पढ़ा था, खादी वादी की तो कोई मतलब जिक्र ही नहीं था, ऐसा पहनने की कोई बात ही नहीं आई थी, ठीक है। फोर्स्ड टू बाई फॉरेन गुड्स, है ना, विदेशी सामान को खरीदने के लिए
फोर्स किया जा रहा था, ऐसा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फॉरेन गुड्स की बात तो किस में आई थी? स्वदेशी मूवमेंट में आई थी, ठीक है। कब हुआ था वो? 1906 में हुआ था, 7 अगस्त, ठीक है। डेट आप ध्यान रख लेना, 7 अगस्त 1906। कब हुआ, क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट। लेकिन उसमें क्या था? उसमें तो बाइकाट करने की बात हुई थी। फॉरेन गुड्स को फोर्सफुल्ली तो नहीं कहा जा रहा था कि आप खरीदो, हाँ, बाइकाट मतलब हम अपना सामान बनाएंगे, अब अपना सामान खरीदेंगे, बाइकाट फॉरेन गुड्स का था, ठीक है। तो ये भी नहीं है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है, यानी कि बिना सुनवाई के आपको क्या हो जाएगा? जेल की सजा होगी। और ये हमने किस में देखा था? रॉलेट एक्ट में देखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक एक देख रहे हो आप कि ऑप्शन से ही, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तो आप ऑप्शन से ही आंसर को कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगेंस्ट विच एक्ट डिड गांधी जी डिसाइड टू फाइट एंड स्टार्ट अ सत्याग्रह? गांधी जी ने किस अधिनियम के विरुद्ध लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो देखिए हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही इस चीज को शुरू किया था, ठीक है। किस चीज के खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और किस डेट को किया था? 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने इस चीज को शुरू किया था। और इसको क्या कहा था? काला कानून भी कहा था। किसको? रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा था ना, हमने देखा था। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था इन सारे, और इन्होंने पूरे देश में प्रोटेस्ट भी शुरू किया था। ये इनका पहला मास मूवमेंट भी था, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ होके इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, ठीक है। तो हमने अच्छे से देख लिया कि किस चीज के खिलाफ, किस अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था, मैंने आप सबको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट द डैश वाज इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के हिरासत में रखने के जवाब में था। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बात वही है, लेकिन देखिए किस तरीके से घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर से वही है, रॉलेट एक्ट, ऑब्वियसली रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो मैंने अभी फिर बताया आपको कि 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने शुरू किया था। इसको उन्होंने काला कानून कहा। स्टेटमेंट भी इसी कानून के खिलाफ दिया था कि ये कानून कैसा था? अनुचित था, स्वतंत्रता विरोधी भी था, और व्यक्ति के क्या कर रहा था? फंडामेंटल राइट्स का ये हत्या कर रहा था, हनन कर रहा था, ठीक है। तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया? प्रेस प्लस में ब्रिटिश का सेंसरशिप और बिना मुकदमे की हिरासत में रखने के जवाब में उन्होंने किस चीज के खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट कॉल्ड बाय महात्मा गांधी? देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सेम है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और 2021 में ये पूछा गया है आप सबसे। तो वही 1919 का रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। देखिए आप कंसेप्ट कर लो, कितना इजी हो जा रहा है, सारा क्वेश्चन आप फटाफट कर ले जाओगे। नेक्स्ट है, अगेंस्ट विच एक्ट महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के खिलाफ लोगों से 6 अप्रैल 1919 को अहिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाने को कहा था? ठीक है, तो वही सेम है, वही रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। देखिए 6 अप्रैल को तो शुरू हुआ था ये, और इसी दिन को गांधी जी ने ब्लैक लॉ भी कहा था। और क्या बोला कि इस दिन को क्या मनाएंगे हम? इस दिन को हम नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा विरोध दिवस, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि गांधी जी ने क्या बोला था कि हम नॉन वायलेंट तरीके से पीसफुली हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस दिन को उन्होंने बोला कि हम अहिंसा विरोध दिवस के रूप में भी मनाएंगे, ठीक है। किस दिन को? 6 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द सत्याग्रह सभा वाज फाउंडेड इन फरवरी 1919 बाय, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? बार बार हमने पढ़ लिया, और देखिए सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कभी आप देख रहे हो कि डेट पूछ ले रहा है, कभी ये पूछ ले रहा है कि किसने की थी, उनका नाम पूछ ले रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख लो कि उस दिन को क्या बोला जाता है? अहिंसा विरोध दिवस, ये पूछ ले रहा है। तो एक ही सेम चीज को कितने तरीके से वो लोग घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें नाम पूछ लिया कि सत्याग्रह सभा किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इसके। अब देखिए, अब तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ,
कब पास हुआ? 1919। अगर आपको डेट याद करना हो तो 18 मार्च 1919 किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मैंने आपको बताया था, सर सिडनी, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। और इसी के नाम पे क्या हुआ था? रॉलेट कमेटी का गठन हुआ था और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो सारी चीजें हमने देख ली। 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था, पास किया गया था सिडनी रॉलेट के द्वारा, और ये चेयरमैन थे रॉलेट कमेटी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब चलिए, तो यही तक हमारा क्या था? रॉलेट एक्ट था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जलियांवाला बाग इंसिडेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए, जलियांवाला बाग के क्वेश्चन करने से पहले हम जलियांवाला बाग को भी समझ लेते हैं कि ये इंसिडेंट कौन सा, मतलब कैसे हुआ था। और देखिए, रॉलेट एक्ट है, उसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी की वजह से, ये रीजन ही आप मानो कि रॉलेट एक्ट ही रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का। तो देखिए, रीजन हम देख लेते हैं। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जगह हम देख लेते हैं, क्योंकि जगह भी पूछ लिया जाता है। पंजाब के अमृतसर, ठीक है, कभी स्टेट पूछ लिया जाएगा, कभी पर्टिकुलर पूछ लिया जाएगा कि पंजाब के किस जगह। तो पंजाब के अमृतसर वाले जगह में क्या था? जलियांवाला बाग जगह था, वहीं पे ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उस दिन क्या था? उस दिन बैसाखी का दिन था, ठीक है, वैसाखी दिवस था उस दिन। और उस दिन लोग जो है वो बहुत ज्यादा, हजारों की मात्रा में क्या हुए थे? वहां पे गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और इसमें विमेन भी थी, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। अब देखिए, हुआ क्यों था? मैंने आप सबको बताया कि ये जो प्रोटेस्ट था ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही था। तो देखिए, हुआ क्या था ये मैं बताती हूँ आप सबको। हुआ ये था कि गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह सभा शुरू कर दिया और पूरे देश में क्या हुआ? प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और क्या हुआ? स्वामी श्रद्धानंद प्लस गांधी जी, ये दोनों जो है वो ये कहां जा रहे थे? पंजाब, ठीक है, पंजाब जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही हरियाणा के पलवल में इन दोनों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, अब तो कोई ना कोई तो इस चीज को संभालेगा, क्योंकि ये लोग क्या प्रोटेस्ट में ही शामिल होने जा रहे थे कि पंजाब में भी हम जाके वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके बाद डॉक्टर सत्यपाल, कौन? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, नाम से आपको लग रहा होगा सत्यपाल जो थे वो हिंदू थे और सैफुद्दीन किचलू थे मुस्लिम थे। तो देखिए, इन दोनों ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में एक हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली। डॉक्टर सत्यपाल हिंदू रैली को लीड कर रहे थे और सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम, और ये दोनों मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब एक साथ मिलकर ये लोग क्या कर रहे थे? रैली को लीड कर रहे थे। और ये चीज कब हुई थी? 9 अप्रैल 1919 को ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने क्या किया? पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। तो देखिए, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन था? वो था माइकल ओडायर, ठीक है। उसने क्या किया? पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब इसके बाद क्या? और सारी जो उसके पावर्स थे वो किसको दे दिया? एडवर्ड हैरी डायर को, ठीक है। एडवर्ड हैरी डायर पुलिस ऑफिसर था, उसको सारी शक्ति दे दी। अब आगे चल के क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ओके। अब देखिए, इस चीज को किसी न किसी को आगे बढ़ाना था। तो देखिए, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाले जगह में हंसराज करके थे, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे लोगों को आयोजित किया था, है ना, भीड़ बुलाई थी जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, और ये लोग गैदर हुए थे एक जगह कि किस तरीके से आगे हमें प्रोटेस्ट को ले जाना है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन बिना इन्फॉर्म किए ही मैंने आप सबको बताया कि पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उन्होंने सारी पावर किसको दे दिया था? एडवर्ड हैरी डायर को। और उसने क्या किया? अपने ट्रुप को बिना वार्निंग के फायर करने की अनुमति दे दी, ठीक है। मतलब लोगों को कोई वार्निंग भी नहीं मिला और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी अपने ब्रिटिश ट्रुप से, और हजारों की तादाद में
लोग मरे, और लोग आपको पता है कि अनआर्म्ड थे, निहत्थे थे, कोई एग्जिट पॉइंट में नहीं था, मेन जगह से वो घुसते हैं, बंद कर देते हैं और अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की, मासूम बच्चों और औरतों की उसमें हत्या हुई थी। वैसे उन्होंने ऑफिशियल काउंट कितना दिया था, 379, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पे मरे थे। ओके, और इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखिए कितना निर्मम क्रूर हत्या था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, नाइटहुड की जो उपाधि थी उनको मिली थी, उसको उसका त्याग कर दिया था, रिटर्न कर दिया था अंग्रेजों को। ओके, सर सी शंकरन नायर, सर सी शंकरन नायर, ये जो थे वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने भी क्या किया, रिजाइन कर दिया अपने मेंबरशिप से। ठीक है, और देखिए ये जो सर सी शंकरन नायर हैं, इसका नाम आप लोग ने नहीं सुना होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का तो नाम हर कोई जानता है, बट ये इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो देखिए मैं एक मूवी रिकमेंड कर रही हूँ आप सबको, केसरी 2, जिसमें अक्षय कुमार ने जो है वो शंकरन नायर का रोल प्ले किया है। तो आप सब बिल्कुल उस मूवी को देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट को बहुत अच्छे से उस मूवी में दिखाया गया है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, अच्छी मूवीज आप लोग देखो इस मूवी को, ताकि आपको हेल्प भी मिलेगा। मूवी के थ्रू हम जल्दी इजीली याद कर पाते हैं चीजों को। और देखिए ये ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है, तो इनके बारे में उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, और क्या हुआ कि इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पूरे देश में क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गया जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से। और देखिए आगे चल के क्या होता है कि लीगल इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब लोग मांग करते हैं कि ऐसे तो चलेगा नहीं ना कि इतने लोगों की हत्या हो गई, तो हमें तो क्या चाहिए, इसके लिए हमें लीगल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो आगे चल के हंटर कमीशन यानी कि इंक्वायरी कमेटी बैठती है। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है। तो अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमीशन होता है, सेटअप किया जाता है। कब, 1919 में ही, जो कि क्या था, 8 मेंबर का ग्रुप था, जिसमें कि इंडियन मेंबर्स भी थे। ठीक है, लेकिन है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, और इसलिए नहीं क्योंकि उसमें क्या होता है, डायर जो था, एडवर्ड हैरी डायर, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, बस उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको डिफेंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोला जाता है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, मान की तलवार, ऐसी उपाधियों से इसको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और एक और इंक्वायरी कमेटी, ये तो अंग्रेजों की तरफ से इंक्वायरी कमेटी होती है। दूसरी इंक्वायरी कमेटी जो कांग्रेस बनाती है, ठीक है, बाय कांग्रेस, उस कमेटी का नाम था तहकीकात या फिर मदन मोहन मालवीय कमेटी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कमेटी, ओके, या फिर तहकीकात कमेटी। ठीक है, और इसमें गांधी जी ये सब मेंबर होते हैं, और रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा इसमें तैयार किया गया था, तो रिपोर्ट गांधी जी के द्वारा ही इसमें तैयार किया गया था। ठीक है, और इन्होंने क्या की थी, क्रिटिसाइज किया था, निंदा की थी हंटर कमीशन के रिपोर्ट की। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, कि आगे चल के ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि हमने देख लिया कि हम तो एक संघर्ष कर रहे हैं आजादी के लिए, प्लस में ये लोग इतना क्रूर दमन कर, मतलब इतना क्रूर हत्या कर रहे हैं, बिना बताए, बिना वार्निंग के, इतना मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। तो ब्रिटिश रूल से क्या हुआ कि लोगों का फेथ उठने लगा। ठीक है, फेथ उठने लगा, विश्वास खत्म हो गया था। प्लस में गांधी जी ने और क्या किया, आगे चल के नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन को खिलाफत मूवमेंट से जोड़ के आगे चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो एक उधम सिंह का नाम आपको आएगा। उधम सिंह जो था, वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें का एक सर्वाइवर था, वो बच गया था। ठीक है, और उसने क्या किया था, माइकल ओडायर, ठीक है, माइकल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसकी हत्या 1940 में लंदन वाले जगह पे हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके लिए उन्हें फांसी दे दिया गया था 1940 को। इस तरीके से वो देश के लिए क्या हो गए, शहीद हुए, और नेशनल हीरो भी हैं हमारे देश के। ठीक है, तो उधम सिंह का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। और देखिए एक नाम माइकल ओडायर है, माइकल ओडायर जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, ये जो था वो देख रहे हो आप, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और एडवर्ड हैरी डायर, इसने जो है वो गोली चलवाई थी। तो इन दोनों नाम में, माइकल ओडायर और एडवर्ड हैरी डायर में, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसने क्या कि ये बंगाल आर्मी का पुलिस ऑफिसर था और इसने ही गोली चलवाई थी, तो इसी का नाम
पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेट है 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद होना चाहिए। प्लस में जगह अमृतसर पंजाब, ओके, बैसाखी का दिन था, ठीक है। बाकी डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया था, एकता रैली निकाली थी और आगे चल के वो अरेस्ट हो जाते हैं। ये तो स्टोरी थी कि गांधी जी और ये दोनों कहाँ जा रहे थे, पलवल हरियाणा में प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन आगे चल के सत्यपाल और इन्होंने इस रैली को संभाला और फिर भी क्या हुआ, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और हंसराज ने फिर से जलियांवाला बाग में मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वहां पे निर्मम हत्या करवाई गई। किसके द्वारा, रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी 1000+ डेथ हुआ था, लेकिन ऑफिशियल इतना ही था। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ये आपको याद रखना है। सर सी शंकरन नायर ने भी क्या किया था, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और कंट्री वाइड क्या हुआ था, प्रोटेस्ट चला था इस चीज के खिलाफ में, और हंटर कमीशन जो है उस चीज का गठन किया गया था। इंडिया की तरफ से बोले तो मदन मोहन मालवीय, मतलब कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाई गई थी। और उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओ डायर की उन्होंने हत्या कर दी थी और आगे चलकर उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हमने जलियांवाला बाग को कर लिया है, इससे पहले हमने रॉलेट एक्ट को भी किया। अब चलिए जलियांवाला बाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश पॉलिसीज ट्रिगर्ड पीपल टू असेंबल एट जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र होने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो हमने देखा कि किस नीति, ब्रिटिश का कौन सा नीति था जिसकी वजह से लोग जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो हमने बार बार कर मैंने आपको अभी बताया कि रॉलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए हंसराज ने क्या किया था, वहां पे मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सभी लोग शामिल हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हंसराज का आप नाम याद रख लेना, हंसराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख ले, विच ऑनर डिड गांधी जी रिटर्न इन प्रोटेस्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था। देखिए मैंने पिछले जो रॉलेट एक्ट का जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने क्या किया था, 1919 में हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन क्या हुआ था 1920 में, देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लेकिन आगे चल के जलियांवाला बाग हुआ था, लेकिन आगे चल के 1920 में गांधी जी ने क्या किया था, कैसरे हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, अंग्रेजों को वापस कर दिया, लौटा दिया। अब देखिए ये जो कैसरे हिंद की उपाधि थी ये गांधी जी को कब मिली थी, ये गांधी जी को 1915 में अंग्रेजों के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। क्यों दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस को प्रोवाइड किया था, ठीक है। एम्बुलेंस सर्विस को प्रोवाइड किया था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका वाले जगह पे, इसीलिए क्या हुआ था कि इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और देखिए जैसा आपको पता है कि भारत में जो सत्याग्रह हम देख रहे थे या हम पढ़ते हैं उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था, फर्स्ट सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया से पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये सारी चीजें की थी। तो वो महात्मा गांधी के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैसरे हिंद की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड अवार्ड बिकॉज ऑफ द डैश, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश के कारण अपना नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया। देखिए हमने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो है वो क्या की, अपनी उपाधि को लौटा दिया, और वो उपाधि उनकी कौन सी थी, मतलब किस वजह से उन्होंने लौटाया, तो वो जलियांवाले बाग की वजह से। जलियांवाला इतना क्रूर हत्या था, औरतें और मासूम लोगों की हत्या की, बच्चे तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, इसलिए उन्होंने लौटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, जलियांवाला बाग के वजह से। अब देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आप सबको पता है कि नोबेल प्राइज विनर है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ओके। और देखिए ये भी पता होना चाहिए आप सबको कि ये क्या है, बांग्ला राइटर है, ठीक है, पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसी की वजह से, इनकी पोएट्री की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। और इनको नाइटहुड की उपाधि किसने प्रोवाइड की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने,
किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड की थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा तो इन्होंने इस टाइटल को क्या किया? लौटा दिया। ओके, सारी चीजें हमने बात कर ली। चलिए, और बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप सबको सारी चीजें पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हु किल्ड जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? तो देखिए, मैंने आप सब से बात की कि दो नाम है, दो नाम आपको एकदम याद होना चाहिए और इसी दो नाम में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो ठीक है, मैं दोनों का नाम आपको बताती हूँ। एक है रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है। दूसरा नाम है माइकल ओ डायर। ओके, ठीक है। तो देखिए, दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइकल ओ डायर जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं भी जब पढ़ती थी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को हो जाती है कंफ्यूजन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कहाँ का? पंजाब का। और ये जो था वो बंगाल आर्मी का क्या था? पुलिस ऑफिसर था। ठीक है, बंगाल आर्मी का ये पुलिस ऑफिसर था। तो गोली तो किसने चलवाई? गोली तो चलवाई एडवर्ड हैरी डायर ने। तो आप यहाँ से हैरी डायर, एडवर्ड हैरी, पूरा नाम मत याद रखना, एडवर्ड हैरी डायर याद करोगे, इसने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग में। और माइकल ओ डायर जो था वो क्या था? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। ठीक है, तो इसी को क्या किया था? जिम्मेदार किसने मारा था इसी को? तो इसको सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा था कि 1940 में जो सरदार उधम सिंह थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उधम सिंह के बारे में भी हमने पढ़ लिया था थोड़ा, कि जो उधम सिंह थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की 21 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 21 ईयर, 21 साल हो जाता है जब जलियांवाला बाग का, तो उन्होंने क्या, किसको मार दिया? माइकल ओ डायर की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, कब की थी? 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को। ठीक है, कहां पे? लंदन में। लंदन में भी कैस्टन हॉल, ठीक है, कैस्टन हॉल में उन्होंने, उधम सिंह ने किसकी हत्या कर दी? माइकल ओ डायर की। ठीक है, और इसके लिए इन्हें 31 जुलाई 1940 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर बोले कहां पे, तो पेंटन विले प्रिजन में। ठीक है, इसी जेल में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देख ली। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में इनकी हत्या कर दी जाती है, माइकल ओ डायर की, और 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। डन। तो ऑप्शन नंबर बी सरदार उधम सिंह हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट पूछ लिया गया, सिंपल। तो मैंने आप सबको जब पढ़ा रही थी, जब ये कॉन्सेप्ट बता रही थी, उसी समय मैंने बोला था आप सबको कि डेट याद रख लेना, 13 अप्रैल 1919, है ना। डेट जगह आपको एकदम याद होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए आपके। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जिस तरीके से रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। ओके, चलिए। Which committee was set up by Lord Chelmsford to into Jallianwala Bagh incident in 1919? Okay, 1919 में जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए लॉर्ड केम्सफोर्ड ने किस समिति का गठन किया? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि एक इंक्वायरी कमेटी को बैठाया जाता है, और उसमें कौन सी कमेटी आती है? हंटर कमेटी, जिसमें क्या होता है? कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। इसमें इन्होंने जो रिपोर्ट प्रोवाइड किया उसमें डायर को इन्होंने क्या किया? दोषी नहीं माना। इनफैक्ट इसको और भी बहुत ज्यादा उपाधि दी जाती है, जैसे कि मान की तलवार। ठीक है, तो और इसको बस नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बाकी लॉर्ड किम्सफोर्ड का ये क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द फेमस जलियांवाला बाग लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? देखिए, मैंने बोला था ना, डेट याद होना चाहिए, प्लस में जगह। शहर पूछ लिया ना, स्टेट तो पंजाब है, अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो शहर पूछ लेगा। ठीक है, तो पंजाब का कौन सा था? अमृतसर वाला जगह था, और डेट तो आपको पता ही है, 19 अप्रैल 1919 को। ओके, और अमृतसर का कौन सा? पंजाब का अमृतसर जगह था, जलियांवाला बाग वहीं पे ये हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वाइसराय। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वाइसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए अभी हमने इसी क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे कौन थे, लॉर्ड केम्सफोर्ड थे। इन्होंने ही एक कमेटी का गठन किया था, हंटर कमीशन, इसके इंक्वायरी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड केम्सफोर्ड का ये समय था। और देखिए लॉर्ड केम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से 1921 तक इंडिया के क्या रहे, वाइसराय रहे। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके, वाइसराय ऑफ इंडिया। और देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई इसी समय में। लखनऊ सेशन हुआ था आईएनसी का। आईएनसी का क्या हुआ था, लखनऊ सेशन हुआ था, जिसमें कि आईएनसी के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स क्या हुए थे, एक हुए थे। और क्या हुआ था, आईएनसी और मुस्लिम लीग भी एक हुई थी। इसको क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, ये जब मैंने आईएनसी के सारे सेशन करवाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। और साल कौन सा था, साल था आपका 1916। ठीक है, तो सारी चीजें हमने देख ली, प्रेसिडेंट कौन कौन एक हुए। ठीक है, सारी चीजें हमने देख ली। और इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1916 में ही महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। महिला विश्वविद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, और इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, जलियांवाला बाग तो हमने देख लिया कि यही वाइसराय के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, ये सब कुछ इन्हीं के समय में आया था। और खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, केम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में हुआ था। और आगे चल के मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, केम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, संवैधानिक सुधार अधिनियम था, जिसमें कि क्या हुआ था, प्रोविंस में यानी कि प्रांतों में डायरकी को लाया गया था। ठीक है, प्रोविंस में क्या हुआ था, डायरकी को लाया गया था। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने केम्सफोर्ड से रिलेटेड भी आपको बता दी। कभी कभी क्वेश्चन अगर आपके वॉइसराय से पूछ लिया जाए तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, तो सारी चीजें आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जलियांवाला बाग त्रासदी डैश के खिलाफ विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, तो हमने बार बार पढ़ लिया कि ये जो जलियांवाला बाग हुआ था आखिर क्यों हुआ था। ऑब्वियसली रॉलेट एक्ट के मतलब रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अगर रॉलेट एक्ट के विरोध में ही क्या हुए थे, लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, हु ऑर्डर्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। देखिए तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे आप देखोगे कोलोनल रेगिनाल्ड डायर और माइकल ओडायर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों डायर है, किसको मारू। तो मैंने बताया था आपको कि इसका जो नाम था रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, ये क्या था, पुलिस ऑफिसर था बंगाल आर्मी का। ठीक है, और माइकल ओडायर ये क्या था, ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर, किस चीज, कहाँ का, पंजाब का। ठीक है, तो आदेश किसने दिया था, तो कौन था वो, रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और माइकल ओडायर ने पावर दिया था एडवर्ड हैरी डायर को। ठीक है, और माइकल ओडायर को ही उधम सिंह ने क्या किया था, उधम सिंह ने, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि किल किया था। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो चलिए आज हमारा यही लास्ट क्वेश्चन है और हमने बहुत ही अच्छे से रॉलेट एक्ट को और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने उन सबको भी आपको स्टार मार्क करके बताया। तो आप एक एक पॉइंट को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजों को याद कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ ही गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।